हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों 10 कदम 10 सीरीज़ जो 10 मिनट का हमारा सीरीज़ चल रहा था उसमें ये आखिरी सेशन है। 10 सेशंस पूरे हो गए। जितने ही मुझे लगा कि जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होने चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, वो हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे सेशन कंटिन्यू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड दोस्तों हर एक सेशन को ज़रूर से देखिएगा और येस हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एग्ज़ाम कोई भी हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कुछ एवरेज के फॉर्मूलाज लाया हूँ, उसके साथ ही हम लोग जानेंगे मेंसुरेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम कहते हैं ना कि हमको 1+2+3+ ऐसे करते करते फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करना, तो सम कैसे निकाला जाता है दोस्तों? ये निकालते हैं हम लोग n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया एवरेज। एवरेज ये है, ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसको अगर n से डिवाइड कर दूंगा, n से डिवाइड करूंगा तो n से n कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये एवरेज बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। वैसे अगर हम बात करेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर अगर हम निकालते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर मैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकालूंगा तो कैसे निकलता है? वो सम निकलता है हमारा n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 से, जो कि यहाँ पर एवरेज निकला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्यूब कैसे निकाला जाता है? n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम नहीं है, एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम कैसे निकलता है? लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फर्स्ट n ऑड नंबर का सम कैसे आएगा? लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा डायरेक्टली। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे, नंबर्स जो भी सीरीज दे रखी हुई, तो वहां पर मेरे पास यही वैल्यू बन जाएगी। इसको भी याद कर सकते हैं, और स्क्वायर के लिए इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। ऑड नंबर के केस में ये, और इवन नंबर के केस में ये, जब स्क्वेयरिंग हो रही होगी नंबर्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये सारे के सारे केसेस जो भी होते हैं ये एक सीरीज को फॉलो करते हैं। और एक सीरीज में अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और एपी मतलब क्या होता है कि पहला टर्म अगर ए दिया गया है, दूसरा टर्म हमारे पास हो जाएगा a+d, तीसरा हो जाएगा a+2d, ऐसे करते करते नंबर की सीरीज दी गई होती है। ठीक है, तो ये हमारी एपी होती है। एपी की होती है क्योंकि डिफरेंस जो होता है कोई भी दो नंबर के बीच का क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है, समान होता है। तो इस केस में अगर हम nth नंबर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? a+n-1 इंटू डी करके निकाला जाता है। और अगर सम निकालना चाहते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही सम निकालने का एक और तरीका होता है a+l, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n डिवाइड बाय 2, सम ऐसे भी निकल जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो l माइनस a डिवाइड बाय t प्लस 1 करके भी मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ। ये चीज़ आपकी यहीं से आई हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहीं से आई हुई है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों एपी आया है तो जीपी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जीपी इज लाइक, अगर मैं कहता हूँ नंबर दे रखा है मेरे पास 2 4 8, मतलब कि ये आ रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का। सीरीज कैसे चलती है दोस्तों? ये AAR, मतलब कि 2 का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो R क्या है हमारे पास? रेशो है R 2, जो 2 है हमारे पास वो क्या है? रेशो है। तो AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे करते करते nth टर्म कैसे निकलती है? ARn-1। ठीक है, AR का पार n-1। ठीक है, और दोस्तों अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, वो है जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि AR रेज टू पावर n-1। अगर हमें सम निकालना है तो दो तरीके से निकलता है। जब हमारे पास रेशो क्या हो? बड़ा हो, मतलब कि r अगर अपने पास दिया गया है क्या? 1, तो मैं इसका यूज करूंगा। अगर r मेरे पास दिया गया है 1/2 मान लेते हैं, जो कि क्या है हमारा 1 से छोटा है, तो इस केस में इसको फॉलो करेंगे। जब 1 से छोटा होगा तो इसको यूज करेंगे, जब 1 से बड़ा होगा तो इसको यूज करेंगे। सम के लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 1/a 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, a प्लस डी a प्लस 2d, ये हमारा क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था दोस्तों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या देखा था हम लोगों ने? ये देखा था, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है दोस्तों क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे केसेस आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए, देखो nth टर्म निकालने का तरीका यही है, सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे मेंसुरेशन के, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। और दोस्तों जितना जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके लिए कोई रामबाण नहीं होता है, हमको पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। तो इसको एक बार रिवाइज करके आपको ज़रूर से जाना है एग्जाम में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है,
अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्टली कि भाई एक रेक्टेंगुलर पाथ, एक रेक्टेंगुलर मेरे पास फील्ड दे रखा है जहां पर क्रॉस रोड्स बने हुए हैं। तो इसका आप लोग अगर मैं क्या निकालना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग अगर एरिया ऑफ द पाथ निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक ट्रिक हो गया ये जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ द जो शेडेड रीजन है। अच्छा दोस्तों, एक एक्सेप्शन केस अपने पास ये भी देखने को मिलता है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है मेरे पास ए, और मुझे क्या वर्क का भुजा, मतलब कि कहते हैं वर्क की भुजा मेरे पास दे रखी है ए, तो अनग्रेस्ड एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 3a² डिवाइड बाय 14 करके मैं अनग्रेस्ड एरिया यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है, मतलब कि जो ग्रेस्ड नहीं हुआ है ये मैं निकाल सकता हूं, ये वाला पार्ट मैं यहां से निकाल सकता हूं दोनों केस में, ठीक है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये अपने पास क्या है दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है किस पे, डायगोनल पे, ये डायगोनल पे हुआ है। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि इसका जो पेरीमीटर होता है ये 2, मतलब कह सकते हैं कि 2l+b जो रेक्टेंगल का होता है उससे ही हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो पेरीमीटर आपका ऐसे निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, इसका एरिया ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एरिया निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँगा ना कि इसका मेरे पास अगर एरिया आ जाए तो इसको हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो मेरे पास पैरेललोग्राम का केस बनेगा, ठीक है। इसमें नहीं, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा दोस्तों, इसमें हो जाता है ऐसा केस कि एक डायगोनल अगर है मेरे पास और मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट्स दे रखे हैं ये और ये, तो मैं अगर इसका एरिया निकालूंगा तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इस केस में आप लोग इसका ध्यान आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में कि क्या होता है कि अपने पास एक फील्ड दे रखा होता है और इसके बाहर क्या है अपने पास, इसके बाहर क्या है अपने पास दोस्तों, एक पाथ बनाया जाता है जो कि ये शेडेड रीजन में आपको दिख रहा है। तो इस पाथ का अगर मैं क्षेत्रफल या फिर एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं ये करके ये फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली निकाल सकता हूं। सारे के सारे डायमेंशन आप लोगों के सामने दी गई है। और अगर दोस्तों मेरा जो पाथ है दोस्तों वो अंदर बने, मतलब कि ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है मेरे पास और इसके अंदर पाथ बना हुआ है, तो इस फॉर्मूले का मैं डायरेक्टली यूज करके आंसर को निकाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको मेरे को बोलने का जरूरत है, आपको सामने सामने ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमको आने चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो एक बार ना अपनी जो भी बुक है, जो भी किताबें आपके पास पढ़ी हैं उसको जरूर से रिव्यू करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं। मतलब होता है ना यार, देखो सीधी सी बात यह है कि ये चीज़ें याद नहीं रहती है। पहली बात, इनको क्वेश्चन लगाते हैं ना तब जाके चीज़ें याद रहती हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, आप लोग 2 दिन के बाद भूल जाओगे या फिर 1 महीने के बाद भूल जाओगे अगर आप एक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो इसलिए इन चीज़ों को याद नहीं किया जाता है। इनको जितना ज़्यादा सॉल्व किया जाएगा तभी ये चीज़ें याद रहती हैं। इनको याद करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में देर आर मल्टीपल केसेस, कुछ भी केस बनाया जा सकता है। तो किसी स्पेसिफिक केस को याद रखना एक कह सकते हैं कि एक तरीका सही नहीं होगा अगर हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपकी याद रख सकते हो चीज़ों को, तो ये डेफिनेटली याद रखिए, आप लोग 2 कदम आगे होंगे बाकी बच्चों से। तो अगर अपने पास क्या है दोस्तों, अगर मैं इसका, ठीक है, ए बी एंड सी, ये अपने पास 3 रेडियाई दे रखे हैं, इसका रिलेशनशिप अगर देखना चाहता हूँ तो 1/√a इज इक्वल टू 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b से मैं इससे डायरेक्टली आंसर को निकाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका रेडियस निकालना चाहता हूँ, इसकी त्रिज्या निकालना चाहता हूँ, ये बड़ा आर दिया गया है, छोटा आर दिया गया है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है एक किसके अंदर, सेक्टर के अंदर। एक सेक्टर है जिसका रेडियस आर है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, मुझे इसका रेडियस निकालना है, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा दोस्तों, आगे आगे आ जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है अपने पास, क्या, प्रिज्म का। प्रिज्म दोस्तों कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला जो याद रखना है प्रिज्म का, वो तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहता हूँ प्रिज्म का, ठीक है, आयतन निकालना चाहता हूँ इसका प्रिज्म का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ लूंगा मैं, जो कि ये वाला पार्ट है, देखना बिल्कुल ध्यान से। ये क्या, √3/4 साइड स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों, बेस का एरिया। और ये क्या अपने पास h, तो इसको मैं h के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बेस का एरिया लिया और h साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसको फिर से 2 पार्ट्स में भाग दूंगा। ये कितना हो गया, 3a। 3a क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब कि a 3a हो गया और मल्टीप्लाई कर दूंगा h के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ तो ये तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया जो कि अभी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम लोगों ने क्या प्लस किया है,
एरियाज, ठीक है, हम लोग एरियाज की बात कर रहे हैं। तो बेस का एरिया जो कि √3/4 साइड स्क्वायर है, और ऊपर का भी तो एरिया लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो लिटरल लिया है, लिटरल क्या होता है, दीवारों का, तो नीचे और ऊपर वाले का भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर आ जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, जो कि वहां किया। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है दोस्तों इसका, देखो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस का पेरीमीटर क्या है, ए पेरीमीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या दीवारों का आ गया। अब दोस्तों ऊपर और नीचे वाले का एरिया लेंगे, ऊपर वाले का ए स्क्वायर, नीचे वाले का ए स्क्वायर, ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका हो गया इसको याद करने का। प्रिज्म का कोई भी शेप होगा ऐसी सॉल्व होगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं पिरामिड की, पहले तो यार पिरामिड में ये जान लो कि चीजें क्या होती हैं। पिरामिड में अपने पास आपको पता है कि बेस के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर अपने पास एक एपेक्स पॉइंट होता है दोस्तों, एपेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। यहां पर इसे कहते हैं स्लांट हाइट, इसे कहते हैं स्लांट एज, ठीक है। ये इन रेडियस होता है दोस्तों, ये सर्कम रेडियस होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा हुआ है। और ये जो बीच में होती है वो हाइट होती है, ठीक है। जो बीच में है ना अपने पास, ये हाइट है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो देखो इसमें वॉल्यूम में क्या आएगा, 1/3 आएगा, पहली चीज ये तो आएगा ही आएगा। फिर अपने पास दोस्तों प्रिज्म हम लोग याद करेंगे, प्रिज्म में क्या था, ये बेस का एरिया था और मैं कर रहा था हाइट से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया 1/3 आएगा इसमें बस। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो दोस्तों बिल्कुल सेम वहां पे क्या था, बेस का पेरीमीटर इंटू यहां पर एक चीज आ जाएगी स्लांट हाइट। क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास ये दीवारें हैं इसकी, ये क्या है, किसी किसी एंगल पे है, मतलब कि ये क्या होता है दोस्तों, इसकी स्लांट एज जो अपने पास है ना, स्लांट हाइट ये वाली होती है। स्लांट एज का भी फॉर्मूला होता है बट वो अलग होता है, इसको मत ले लेना, जो कि इसके एजेस है उसको मत लेना। स्लांट हाइट जो कि अगर मैं कहूंगा कि इसका एक अपने पास क्या है, ये फेस हो गया, तो ये अपने पास बीचों बीच, दिस इज द स्लांट हाइट, दिस इज द स्लांट हाइट एल, ठीक है। तो यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 आएगा, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया में 1/2 इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, वॉल्यूम में आएगा 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो ये तो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और ये क्या है हमारे पास दोस्तों, बेस का एरिया, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो एपेक्स है, नीचे बेस का एरिया भी लेंगे जो कि √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये निकल गया, ठीक है। ठीक है, एल कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। स्लांट एज कैसे निकाला जाता है, ऐसे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लांट एज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे आते दोस्तों, बस तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इसको आप रिलेट करके अगर फॉर्मूलाज को याद करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चीजें समझ जाएंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, प्रिज्म और पिरामिड में बेस चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बेस जो शेप होगा उसके ही फॉर्मूलाज यहाँ पर लग जाएंगे, एरिया का, सरफेस एरिया का, बस बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। दोस्तों ये था हमारा 10 कदम सीरीज, आई होप कि आपको मजा आया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये हम लोगों ने बनाया था, ऐसे डिजाइन किया था ताकि एग्जाम से पहले थोड़ा रिवीजन हो जाए, जो कि हम लोग ढूंढते हैं ऐसे सेशन। 10-10 मिनट को देखना भी आसान होता है, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखोगे ना तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे गो थ्रू कर जाती है दिमाग से। तो ये चीज़ें आप लोगों को करना होता है एग्जाम से पहले, तो इसलिए हम लोगों ने ये इसको बनाया था। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा, मजा आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।